नमस्कार दोस्तों। नहीं, मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपने सुन रखी है पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाए। पेटीएम पर बैन क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या केस निकल कर आ रहा है, पेटीएम ये चीज कब से करता आ रहा है, इन सब चीजों पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शायद मुझसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना चुकी है। इसलिए मैं इस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहता आपके सामने। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाई है। इस वीडियो पे मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि पेटीएम के स्टॉक में आपको बाय करना है, सेल करना है। और एक बात पक्की है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे कि आपको इस स्टॉक में बाय करना है, सेल करना है और कितना पैसा डालना है और कितना पैसा निकालना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर एक बहुत बढ़िया लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। दोबारा बोलता हूं, एक ही मिलेगी, लेकिन वो एक लर्निंग बहुत शानदार देखने को मिलेगी। आने वाले समय पर अगर किसी भी स्टॉक पर लागू होती है, जो कि होती है, आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि अब इसमें क्या होने वाला है। समझ गए? अब तो मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर चलता हूं कि हमें बाय करना है या हमें सेल करना है। सबसे पहले बाय की कंडीशन पर देखते हैं कि हमें क्यों इस स्टॉक में बाय करना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है कि हमें बाय करना ही चाहिए इस स्टॉक को। ध्यान से, इसके पीछे बेसिकली 3 रीजन है, ध्यान से समझना। अगर पेटीएम ने कुछ भी नहीं किया है, अगर पेटीएम की जो न्यूज है ये पूरी तरह से बेकार है, तो हमें पेटीएम में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जैसे कि अडानी के अंदर आपने देखा, अडानी के अंदर भी बहुत सारी न्यूज निकल कर सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा जो लोन्स बताए जा रहे थे, उसने भी उसको टाइम पर रिपेमेंट किया, बहुत जल्दी रिपेमेंट कर दिया। तो ये अच्छी बात हुई अडानी के लिए। और उसके बाद अडानी के शेयर्स के अंदर काफी तेजी देखने को। लेकिन अडानी और पेटीएम के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है? अडानी के अंदर क्या हुआ कि एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, एक हाइप क्रिएट होती है कि इसमें कोई घपला है, धोखा है, फलाना है, ठिकाना है, और उसके बाद ये हाइप पूरे देश के अंदर स्प्रेड हो जाती है और उसके बाद उस स्टॉक में गिरावट देखने को आती है। पेटीएम के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक नई हाइप एकदम से नहीं निकल कर आई कि आरबीआई ने तुरंत उस पर बैन लगा दिया। ये सिलसिला 2018 से ही चल रहा। 2018 से लेकर आज 2024 तक उसको कई बार वार्निंग्स मिली और इन सारी वार्निंग्स को जब पेटीएम ने इग्नोर कर दिया, तब ये आखिरी फैसला लिया गया है आरबीआई के। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझ। अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिल जाता है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का चीजें देखने को मिल जाती है, तो ऐसे स्टॉक से हमें हमेशा बचना चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको, जब भी किसी कंपनी पर इस तरह के गंभीर एलिगेशन लगते हैं तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है मार्केट से। और जब उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है तो लोग उसमें केवल शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म की जगह। और याद रखिएगा, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, एफआईज हो या डीआईज हो, अगर उस स्टॉक में अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से बढ़ाएंगे, शॉर्ट टर्म की दृष्टि से नहीं बढ़ाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात। तो जो मैंने पहला रीजन बताया, वो पहला रीजन हमें ये दिखाता है कि पेटीएम में इस वजह से तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आता है कि भैया यहां पर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आए जब पेटीएम का स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगाता गया। पहला आया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और दूसरा निकल कर आया मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने 244 करोड़ रुपए खर्च करे, 244 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, उससे 8% का स्टेक बाय किया। आप खुश मत हो, इसके पीछे एक जीरो लगा दीजिए, 0.8% का स्टेक बाय किया, यानी कि 1% भी उन्होंने पेटीएम का स्टॉक नहीं खरीदा। दूसरा, अब अगर आप मॉर्गन स्टैनली की थोड़ा सा इतिहास समझोगे, अगर आप इसके बाय और सेल करने का तरीका समझोगे, तो इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। वो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे एक डिमांड बढ़ जाती है, कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। उस टेम्परेरी सिचुएशन के डिमांड को देखते हुए रिटेल कैटेगरी के लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे थोड़ी डिमांड और बढ़ती है। उसके बाद जब ये प्राइस एक ठीक लेवल पर आ जाता है, वहां से वो अपना पैसा निकालते हैं और रिटेल कैटेगरी के लोग फंस जाते हैं। दूसरी न्यूज निकल कर आई थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से कि ये इसकी ये वॉलेट का जो बिजनेस है इसको एक्वायर करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये केवल न्यूज है, ऐसा होगा या नहीं अभी कंफर्मेशन नहीं। और यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी वीडियोस आपने देखी अभी तक यूट्यूब पर जो पेटीएम पर बनी, उसमें आपने एक चीज नोट की, आरबीआई के द्वारा इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है पेटीएम के अंदर। सिर्फ बैन लगाए हैं 29 फरवरी तक, आपके अपने जो भी अकाउंट्स है, जो भी पैसा है उसको निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि एक पैनिक की सिचुएशन ना बने। लेकिन अंदर की बात क्या चल रही है वो अभी तक किसी को नहीं पता। केवल कुछ रिपोर्ट्स है, कोई अलग है, जैसे कोई टीवी चैनल से अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बात समझने वाली बात है कि इन रिपोर्ट के अंदर इतनी संदिग्ध चीजें निकल कर आ रही है कि भाई एक पेन से हजारों हजारों अकाउंट्स लिंक है। तो आप सोचो आरबीआई के पास कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी जो अभी तक बाहर नहीं हो सकता। तो बात वही पुरानी निकल कर आती है कि अगर कंपनी पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट दिया जाता है कंपनी को, इतनी सारी एलिगेशंस के बावजूद भी कंपनी उसको सुधारने का प्रयास नहीं करती है, जो सालों से दी जा रही है उसको चेतावनी, उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस एफआईज का या उस डीआईज का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है उस कंपनी के प्रति। और जब उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसके शेयर प्राइस में वो दम नहीं दिखाई देता जो आपको लगता है। ये तीनों ही बातें ये समझाती है कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इस स्टॉक में हम इस वजह से बाय किया। यहां पर बाय करने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। अब जब बाय करने की संभावना नहीं दिखाई दे रही तो बचता क्या है? सेल करना। तो आप सेल कर दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेल कर दो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है वो आप समझो।
फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम के स्टॉक में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपने उस अपर सर्किट उस लोअर सर्किट के अंदर आपने उस स्टॉक को बेच नहीं पाए, आपके 10,000 रुपए कटकर हो गए हैं 2,000 रुपए, 3,000। अब अगर आप उन 2-3 हजार रुपए को निकाल कर किसी दूसरे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है यार 2-3 हजार रुपए है, अगर डूब भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये बढ़ते हैं तो वापस ये 10,000 15,000 रुपए पहुंच जाएंगे, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए, क्योंकि अगर वो डूबेंगे तो 2-3 हजार ही डूबेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो यहाँ पर भी ठीक दिखा। तो ये तो वो बात रही कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अब आपको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपको इस समय बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो 3 पॉइंट समझाए उससे तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं बाय करना चाहिए। लेकिन मैं एक साइकोलॉजी हमेशा कहता हूं कि हमेशा कोई भी स्टॉक अगर आपको सही वैल्यूएशन पर मिलेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज हो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है जो समझना बहुत जरूरी है कि वो जो नेगेटिव न्यूज है वो किस तरह के नेगेटिव न्यूज है, किस आधार पर वो नेगेटिव न्यूज, वो न्यूज वास्तविकता में नेगेटिव ही है या आपको दिखाई नेगेटिव तरीके से जा रही है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजों पर क्लियरिटी दिखने को। इंडिया का हर व्यक्ति वॉरेन बफेट बनना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वॉरेन बफेट जैसा पैसा कमाना चाहता है, राकेश झुंझुनवाला जैसा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बात नहीं मानना चाहता। यहां पर 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इन्हीं 2 पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं शुरुआत। आप सोचिए दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट। कुछ सोच समझ कर ही पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली होगी, बहुत सारा एनालिसिस किया होगा, उसकी टीम ने सारी डिटेल एनालिसिस करने के बाद पेटीएम के स्टॉक में उसने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन वही वॉरेन बफेट पेटीएम के स्टॉक से 600 करोड़ रुपए का लॉस लेकर, नेट 620 करोड़ रुपए का लॉस लेकर बाहर निकल जाता है उसके हाईएस्ट प्राइस पर, जब वो स्टॉक तेजी के अंदर था। ऐसा क्यों कभी आपने सोचा है? यही बात है जो मैं भी कह रहा हूं कि लोग वॉरेन बफेट बनना चाहते हैं लेकिन वॉरेन बफेट की बात नहीं मानना चाहते। और यही मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूं जो कि दूसरा पॉइंट है। अगर कोई भी न्यूज आप तक पहुंच रही है, याद रखिएगा आप सबसे आखिरी व्यक्ति हो जो उस न्यूज को पढ़ रहे हो। ये जो न्यूज आप तक पहुंची, ये जो पेटीएम की न्यूज आज आरबीआई ने आपके सामने दी, ये न्यूज वास्तविकता में आप आखिरी व्यक्ति हो जो आप तक पहुंचा। अब आप कहोगे वो व्यक्ति जो जिनको इस सबकी सबसे पहले न्यूज मिली वो कौन थे? वो वही लोग थे जिन्होंने इस स्टॉक से बाहर निकल गए सही समय पर। आप खुद मुझे बताइए पेटीएम में लोअर सर्किट क्यों लगा? किसी ना किसी ने तो माल बेचा होगा ना। आपने माल बेचा, आपने माल नहीं बेचोगा, आपके पास पड़ा होगा। लोअर सर्किट खुलने के बाद हो सकता है आपने माल बेच दिया, उससे पहले आपने सोचा बनी है कि हम इस स्टॉक को करना क्या है, इस न्यूज का हमें करना क्या है, निकलना है या फिर हमें पड़े रखना है। जब तक आपने सोचा होगा तब तक तो लोअर सर्किट लग भी चुका होगा, और उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर उस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट दिखी। और यही चीज है जो कि मैं वॉरेन बफेट की दृष्टि से आपको समझाना चाहता हूं। उस व्यक्ति के पास सारी इंफॉर्मेशन है भैया पेटीएम की, सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ही वो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब उसको समझ में आया कि इसमें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, उसके पास पूरी टीम है डिटेल एनालिसिस करने की। जो इंफॉर्मेशन आपको सबसे आखिर में मिलेगी उसकी टीम उसको वो सबसे पहले लाकर, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद 4-5 साल उस स्टॉक में रुकने के बावजूद भी वो 620 करोड़ में लॉस करके बेचता है। कभी आपने सोचने के प्रयास नहीं किया कि आखिर वो उस स्टॉक को लॉस में क्यों बेच रहा है? इसी वजह से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की कि लोग वॉरेन बफेट बनना चाहते हैं लेकिन वॉरेन बफेट की बात नहीं मानना चाहते। लोगों को लग रहा था भैया वॉरेन बफेट क्या जानता पेटीएम के बारे में। अब देख हमने खरीदा ना पेटीएम का स्टॉक, अब ये चलेगा स्टॉक। अब देखिए वो पेटीएम का स्टॉक की क्या हालत हो, अब देख लीजिए पेटीएम के स्टॉक की क्या हालत हो रही। ये 2 बातें मैं आपको ध्यान से समझ लीजिए। जो मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो न्यूज के आधार पर है। कोई भी न्यूज अगर आप तक पहुंच रही है, आप सबसे आखिरी व्यक्ति हो जो उस न्यूज को पढ़ रहे हो। वो न्यूज अपना काम करके आ चुकी। अब एक आखिरी क्वेश्चन कि हमें अगर बाय करना है तो हमें क्या करना होगा? मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूं उसको, बहुत सिंपल सा आंसर। क्योंकि यहां पर लोग बाय क्यों करना चाहते हैं उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहां पर पेटीएम का स्टॉक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? आप केवल ये डिसाइड करो कि आप अपने टोटल कैपिटल का कितना पैसा खोने के लिए तैयार हो। आपने डिसाइड किया कि भैया मैं 10,000 रुपए खोने के लिए तैयार हूं, उसका 50% पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो। आपने सोचा भैया मैं 10,000 खोने के लिए तैयार हूं, तो आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दो पेटीएम के अंदर और बैठ जाओ। अगर वो स्टॉक ऊपर चलेगा तो चलते रहने दो, चलते रहने दो, आप ऊपर की ओर एवरेजिंग कर लो उस स्टॉक की। लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आपने जो सोचा उसका भी 50% कैपिटल का ही आपको लॉस देखने को मिलेगा, और हो सकता है उसमें से भी आप थोड़ा बहुत पैसा सेल करके निकाल लो। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है अपना सारा पैसा लूज करने से, क्योंकि यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत दिख रही है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपका सारा पैसा एक न्यूज से खत्म हो जाएगा, वो भी 1-2 दिन के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चाह कर भी अपना पैसा नहीं निकाल पाओगे, लोअर सर्किट के अंदर आप पैसा नहीं निकाल पाते। ये सबसे बड़ा रीजन है, और इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये नहीं कह सकता कि आप बाय करो सेल करो, क्योंकि ये पूरा स्टॉक अब सिर्फ एक न्यूज पर टिका हुआ है, और वो न्यूज आपको सबसे आखिर में। तो मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आपको बाय करना है, सेल करना है, बाय कितने पे करना है, कितने पे नहीं करना, सारी डिटेल आपको समझ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।